हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन सबसे पहले स्टडी करेंगे जो पिछला टॉपिक था उससे कोरिलेट करते हुए, और फिर हम लोग बोर्स मॉडल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड हैं। फर्स्ट देखें आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1 माइक्रोग्राम फॉस्फेट। तो सबसे पहले आप फॉस्फेट को देखिए, PO4 3 नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, एक फॉस्फोरस का एटम, 4 ऑक्सीजन के एटम आपस में कनेक्टेड हैं और उन पांचों के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो 3 नेगेटिव चार्ज है वो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में कैलकुलेट करूँगा, ऑक्सीजन में कैलकुलेट करूँगा। मुझे उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यहाँ पे P31 एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, और ऑक्सीजन का तो सभी को याद होता है 816। अभी फॉस्फोरस में प्रोटॉन्स कितने होंगे, जो एटॉमिक नंबर है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं से 15। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जो प्रोटॉन्स का काउंट होता है वही इलेक्ट्रॉन्स का काउंट होता है न्यूट्रल स्पेसिस में। तो मैंने अभी फॉस्फोरस न्यूट्रल कंसिडर किया है। ऑक्सीजन में देखें सिमिलरली ऐसे ही, 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी 8 ही हो जाएंगे, 16 माइनस 8, और इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जैक्टली 8 ही होंगे। बट 4 ऑक्सीजन्स हैं फॉस्फेट के अंदर, तो 4 ऑक्सीजन्स के अंदर जब मैं नंबर यहाँ पे चेक करूँगा तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दूँगा, इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दूँगा, और इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन्स का टोटल काउंट देखूँ तो वो 47 आता है, न्यूट्रॉन्स का टोटल काउंट देखूँ तो वो 48 आता है, और इलेक्ट्रॉन्स का टोटल काउंट देखूँ तो वो भी 47 आता है। बट इसमें मैं 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा जो 3 नेगेटिव चार्ज की वजह से। मुझे नहीं पता वो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन O के पास हैं कि P के पास है, ना मुझे ये चीज़ देखनी, मुझे बस देखना है कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 48 न्यूट्रॉन्स होंगे और 47 प्रोटॉन्स होंगे। बट ये एक फॉस्फेट के आयन में होंगे, और मुझे क्वेश्चन के अंदर 1 माइक्रोग्राम फॉस्फेट गिवन है। तो मुझे सबसे पहले देखना होगा कि उस 1 माइक्रोग्राम फॉस्फेट में एक्चुअली फॉस्फेट के कितने आयंस प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए मुझे एक बार चैप्टर नंबर 1 में चलना पड़ेगा दोबारा से। मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेता हूँ, 31 + 64, तो ये मेरे पास 95 बन जाता है। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 95 फॉस्फेट आयन का। सो 95 ग्राम में आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस होंगे। राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा। आपको सैंपल में 1 माइक्रोग्राम गिवन था, तो माइक्रो को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 10⁻⁻⁶ ग्राम हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है ये ग्राम में है, तो यहाँ भी आपको ग्राम में ही वैल्यू पुट करनी है, आप डायरेक्टली माइक्रोग्राम की पुट नहीं कर सकते। अब मैं कैलकुलेट करूँगा कि उस 1 माइक्रोग्राम में मुझे कितने फॉस्फेट के आयंस गिवन हैं। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये नंबर ऑफ आयंस होंगे इन 1 माइक्रोग्राम फॉस्फेट। मैं इसको एक बार x मान लेता हूँ, ये वैल्यू x है। तो आपने एक फॉस्फेट आयन में देखा था 47 प्रोटॉन्स, x फॉस्फेट आयंस में कितने हो जाएंगे, 47x। सिमिलरली न्यूट्रॉन 48x, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स 50x। क्योंकि एक फॉस्फेट के ये इलेक्ट्रॉन्स का काउंट था, आपके पास टोटल फॉस्फेट सैंपल में x गिवन है, तो अकॉर्डिंगली आप 50x, x वो वैल्यू है जो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट होगा इस 1 माइक्रोग्राम फॉस्फेट में। नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते थे इसको। ये एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता था, और वो आपको बता रखा है 81। फिर बताते हैं न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से एक्स्ट्रा हैं, तो मैं मान लेता हूं प्रोटॉन x है, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स x प्लस कितने एक्स्ट्रा है, x का 31.7%।
यानी कि ये हो गया x प्लस 0.317x, सम करता हूँ 1.317x, ये आपके पास न्यूट्रॉन का काउंट है। सो मुझे पता था न्यूट्रॉन की वैल्यू 1.317x प्लस प्रोटॉन की वैल्यू x और सम है उसका 81, तो ये हो गया 2.317x इज इक्वल टू 81। और यहाँ से x की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करता हूँ। जब आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 35 आएगी। तो ये आपने क्या पता कर लिया है यहाँ पे, प्रोटॉन का काउंट, मींस प्रोटॉन 35 है। अब हम लोग ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रोटॉन का काउंट है वो यूनिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर है, वो किसी और से मैच नहीं हो सकता। सो आई हैव टू रिकॉल कि 35 प्रोटॉन्स किसके अंदर होते हैं, और फिर मुझे याद आता है वो ब्रोमीन के अंदर होते हैं, जिसका एक आइसोटोप होता है 81 मास नंबर का। अगर आप लोगों को भी नहीं ध्यान था कि 35, हमें तो नहीं पता क्या हमने सारी टेबल याद कर रखी है, तो थोड़े दिनों में ये बात याद भी करनी होगी। बट स्टिल अगर प्रेजेंट टाइम पे आप इसका एटॉमिक सिंबल देना चाहें तो आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करके छोड़ सकते हैं, X3581, ये तो आपको पता चल ही रहा है। बट अगर याद रख पाएँ तो ये और भी अच्छा होगा। एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का सर्च करते हैं, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। एनायन विद मास नंबर 56, मास नंबर ए का वैल्यू से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो मुझे बता रखा है 56, ठीक है। पोजेस 3 यूनिट्स चार्ज, ठीक है। 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स अज्यूम कर लेता हूँ एक बार कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है x। तो जी न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे x प्लस x का 30.4%। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करता हूँ, x प्लस 0.304x यानी कि 1.304x, ये मुझे न्यूट्रॉन्स का नंबर पता चल गया। अब ध्यान से देखें, वहाँ लिख रखा है कि 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। अगर किसी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हैं प्रोटॉन से। तो मुझे तो एक्चुअली सिंबल जब असाइन करना है तो मुझे तो जेड वैल्यू पता होना चाहिए, प्रोटॉन्स का नंबर पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन्स आई कैन सिंपली कैलकुलेट कि जो प्रोटॉन्स का काउंट होगा वो x प्लस 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब स्पीसीज में 3 इलेक्ट्रॉन कम रहे होंगे, यानी कि प्रोटॉन्स 3 एक्स्ट्रा रहे होंगे, तो प्रोटॉन्स का नंबर हो जाएगा x प्लस 3। अब आप देखिए प्रोटॉन्स कितने हैं, x प्लस 3, ये आपके पास प्रोटॉन्स का काउंट है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो आप निकाल चुके हो, 1.304x, और इसका सम आपको पता है 56। यहां से आप x को सॉल्व कीजिए, ये आएगा 23, सॉल्व कर लेना आप। तो 23 आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। प्रोटॉन्स कितने होंगे, 23 प्लस 3 26, और ये 26 एक्चुअली Fe का एटॉमिक नंबर है। ये आपके पास 56 मास नंबर गिवन था, और ये 3 प्लस उसके पास चार्ज था। ये आपका पर्टिकुलर आंसर होगा Fe3 प्लस आयन, जो इस क्वेश्चन में आपको सिंबलिक रिप्रेजेंट करके बताना था। आई होप ये बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, हम लोग बहुत इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स में गिवन होंगे, सर्च कीजिएगा आप। 3 क्वेश्चन इस टाइप के NCERT में भी गिवन है, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए हम लोग अब बोर्स मॉडल ऑफ एटम की तरफ मूव करेंगे कि ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम एक्चुअली कैसे एटम को प्रेडिक्ट करता था। रदरफोर्ड ने जो प्रेडिक्शन किया एटम के स्ट्रक्चर का, उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आई थी, जैसे वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मोशन ऑफ प्लैनेट से कंपेयर करता था, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करने वाले थे, और ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करते थे, तो मोशन को मैच नहीं किया जा सकता था। वो अनचार्ज्ड पार्टिकल हैं जबकि ये चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, तो भी मोशन के रूल्स रेगुलेशन सेम नहीं हो सकते थे। एटम की स्टेबिलिटी को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हम लोगों ने इन ब्रीफ 9th क्लास में पढ़ा हुआ है बोर्स मॉडल को, कि बोर्स मॉडल क्या था। तो आप रिकॉल करें, आपने कैसा पढ़ा बोर्स मॉडल? शायद कुछ ऐसा बोलते थे कि एक सेंटर पे भारी सा न्यूक्लियस है, उसके बाहर कुछ स्टेशनरी पाथ्स बने हुए हैं,
उन पाथ्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता रहता है। पाथ्स कितने हैं, शायद 4 पाथ KLMN, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, वो एक 2n² का फॉर्मूला आता था। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, यही पढ़ा था कुछ आप लोगों ने। चलिए उसी को थोड़ा और ज़्यादा इलेबोरेट करते हुए, कुछ और बातों को जानते हुए हम बोर्स मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि बोर्स मॉडल ने एटम को क्लियर कट पिक्चराइज कर दिया है, उसमें कोई कमियां नहीं हैं, हम उसको भी डिस्कार्ड कर देंगे, या यूं कहूं कि थोड़ा ज़्यादा रेक्टिफाई करेंगे उसको, और फिर फाइनल मॉडल ऑफ एटम पे पहुंचेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बट बोर ने क्या क्या बोला, एक बार हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बोर ने हमें कहा था कि किसी भी एटम का सेंटर उसके सारे मास को पोजेस करता है। मैं ऐसे कुछ शो कर रहा हूँ, ये एक एटम का सेंटर पॉइंट है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उस एटम का सारा मास उसी में है। उसने कहा कि इसके अंदर 2 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन एंड ऑल उसने इसको न्यूक्लियस नाम दिया था। और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसने बताए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कलेक्टिवली हम इनको बोलते थे न्यूक्लियॉन। और एक तीसरा मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स था इलेक्ट्रॉन, जो इसके चारों तरफ घूमता था। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियस। सपोज करें ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, बोल है ये, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि ये एटम का न्यूक्लियस है, और इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पड़े हैं। बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन से पाथ में? या मैं आपसे पूछूं कि इसके बाहर कितने पॉसिबल पाथ्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इनफाइनाइट पाथ है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो चौक आपको दिख रहा है ऊपर वाइट वाइट, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, ये एक पॉसिबल पाथ है। इधर देखें, ये दूसरा पॉसिबल पाथ है। इधर देखें, ये तीसरा पॉसिबल पाथ है, ये चौथा पॉसिबल पाथ है। और इस तरह से इस न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स हैं। उन इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स में से कुछ पाथ्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो अपनी एनर्जी को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, बट कुछ में अगर वो घूमेगा तो अपनी एनर्जी को चेंज करेगा। तो बोर कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन पाथ्स में रिवॉल्व करेगा जहां उसकी एनर्जी नहीं बदलती। और ऐसे कितने पाथ बताए उसने? इनफाइनाइट। देखिए बोर्ड पे, न्यूक्लियस के बाहर मैं बता रहा हूं आपको इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स हैं। उसमें एट प्रेजेंट मैं आपको सिर्फ 2 पाथ्स रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स मैंने ये 2 पाथ आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए। जो कलर्ड पाथ दिखाया उसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अपनी एनर्जी को नहीं बदलता, लेकिन वाइट पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अपनी एनर्जी को चेंज करेगा। पहले तो ये समझिए कि ये क्यों। देखो, जब कलर्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो न्यूक्लियस से एग्जैक्ट डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे घूम रहा है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में दूरी फिक्स है, जो डिस्टेंस है उसमें मैं चेंज नहीं ला रहा। लेकिन ये जो दूसरा पाथ मैंने दिखा रखा है, ये कुछ एलिप्टिकल सा दिखा रखा है। जब वो इलेक्ट्रॉन इस पाथ में घूमता हुआ न्यूक्लियस के पास आएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मीन्स उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जो भी बॉडीज़ ज़्यादा स्टेबल है मतलब उनकी एनर्जी कम है, और जैसे ही ये दूर जाएगा वैसे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन घूमा तो उसकी एनर्जी में चेंज होता रहता है, लेकिन अगर वो इस पाथ में घूमा जो कि एक सर्कुलर पाथ है तो उसकी एनर्जी नहीं बदलती। तो बोहर कहता है इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस तरह के पाथ्स में ही रिवॉल्व करता है जहाँ पे उसकी एनर्जी नहीं बदलती। वो इस तरह के पाथ्स में रिवॉल्व नहीं करेगा जहाँ पे उसकी एनर्जी बदलती हो। ये उसका पहला पोस्टुलेट था कि न्यूक्लियस के अंदर सारा एटम का मास है, उसके बाहर इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स हैं, और उन इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स में वो सिर्फ उन पाथ्स के अंदर रिवॉल्व करता है जहाँ पे उसकी एनर्जी में कोई चेंज ना आए। ये पहली बात है जो आपको ध्यान रखनी है।
तो दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई कितने ऐसे पाथ हैं फिर जिसमें उसकी एनर्जी नहीं बदलती। तो मुझे फिर कहना होगा कि न्यूक्लियस के बाहर अगर मैं देखूं तो ऐसे इनफाइनाइट पाथ्स हैं जहां पे उसकी एनर्जी नहीं बदलती। ये पूरा सर्कुलर ऑर्बिट बनाना है मुझे, लेकिन मैं पार्शियली बना के आपको दिखा रहा हूं। और इस तरह से मैं बहुत सारे पाथ्स बनाता चला जाऊंगा। उन सभी पाथ्स में, जो सर्कुलर पाथ्स हैं, उन सभी पाथ्स में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। हमें याद आता है 10th में तो हमें सिर्फ 4 पाथ्स बताए थे, KLMN, हाँ 4 बताए थे। यहाँ भी हम 7 तक पढ़ते हैं। आज तक हमारे पास जितने भी एटम्स नोन हैं उन सब के मैक्सिमम 7 पाथ्स ही हैं जो ऑक्यूपाइड हैं विद इलेक्ट्रॉन्स। बट हाइपोथेटिकली मुझे ऐसा बोलने में कोई परेशानी नहीं है कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। चलिए दूसरी बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोर कहता है कि इन सब पाथ्स की एक फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी है। क्या है जी वो पाथ्स की एनर्जी? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया उसने, एनर्जी फॉर एनी शेल। इस शेल्स को मैं, शेल या ऑर्बिट को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हमारा फर्स्ट शेल है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। उसने कहा कि हर पाथ की अपनी एक एनर्जी है, -2 पाई स्क्वेयर m e रेज टू द पावर 4 z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर h स्क्वेयर। थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, कहाँ से आया इस चैप्टर के एंड पे हम लोग एक बार समझेंगे, बट आज अभी फ़िलहाल इतना ही ध्यान रखेंगे। बोर ने बोला कि किसी भी शेल की जब आपको एनर्जी निकालनी है तो उस एनर्जी को निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। m मास है, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, z एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, h आपका वही प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर मैं कुछ वैल्यूज़ पुट कर दूं तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बन जाता है, -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वेयर n स्क्वेयर जूल पर एटम। ये मेरे पास किसी भी शेल का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। बोर ने अपने मॉडल को जो एक्सप्लेन किया वो हाइड्रोजन के एटम को लेके एक्सप्लेनेशन दिया था, और सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ये मॉडल कुछ सेटिस्फैक्टरी अपने पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई कर पाया। तो हम लोग भी यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो मैं हाइड्रोजन को ही चूज़ कर लेता हूँ। तो z का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, 1। तो जेड स्क्वेयर भी 1 हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास किसी भी शेल की एनर्जी निकालने का, nth शेल की एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला बनेगा। जैसे मैं फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालना चाहूँ तो n का वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, तो E1 मेरे पास हो जाएगा -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल। ध्यान रखें हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, z का वैल्यू 1 पुट किया मैंने। आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें तो कई रास्ते हैं मेरे पास मॉडिफाई करने के। मैं इसको समटाइम ऐसा लिखा भी पाता हूँ, -1312 इंटू जेड स्क्वेयर ओवर n स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। घबराएं मत, ये सिर्फ जूल से किलो जूल कन्वर्ट कर दिया है, पर एटम से एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करके मोल बना दिया है, तो वरी होने की जरूरत नहीं है। आप इसका एक और रूप भी देखते हैं समटाइम। इसको फिर एक बार रब कर देता हूँ, फॉर्मूले को हटा देता हूँ, मुझे इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहने वाला। सो En दैट इज इक्वल टू -13.6 n स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किसी भी शेल में कैलकुलेट करने का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पर एटम। चलिए वापस पहुँचता हूँ अपनी उसी डिस्कशन पे। ये डिफरेंट पाथ्स हैं बोर्स के अंदर, बोर्स के अकॉर्डिंग एटम के अंदर, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उसकी अपनी कुछ एनर्जी है, वो देखो मैंने लिख दी E1। E2 की एनर्जी देखना चाहें आप, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा मुश्किल होगा। 2 का स्क्वायर मीन्स 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। सो 4 से जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये कुछ लगभग ऐसे आने वाला है, -0.54 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 जूल।
थर्ड शेल का निकालना चाहते हैं, आप 9 से डिवाइड कर देंगे, -0.24 इंटू 10⁻⁻18 जूल। फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवन्थ का, और मैं इनफाइनाइट शेल का अगर एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, वैल्यू बाय इन्फिनिटी 0 होगा, यानी कि इनफाइनाइट शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? 0। जो इनफाइनाइट शेल है वहाँ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 था। अब न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो जंप करके किसी शेल में आएगा, मतलब एनर्जी कम करेगा, और 0 के बाद कम करेगा तो कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, और कम करेगा और नेगेटिव वैल्यू होगी, और नेगेटिव वैल्यू होगी, एंड मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी। मतलब इस पर्टिकुलर शेल में, जो फर्स्ट शेल दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होगी, या मैं बोलूँ मैक्सिमम नेगेटिव होगी। आप देख सकते हैं ये मिनिमम वैल्यू है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होगी या मिनिमम एनर्जी होगी। ये मोस्ट स्टेबल सिचुएशन है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। वो सबसे कम एनर्जी अपनी पोजेस करना चाहता है, एक ऐसी जगह पे रहना चाहता है जहाँ पे उसकी एनर्जी कम हो, क्योंकि एनर्जी अगर कम है तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन फिर इस जगह पे रहना पसंद कर रहा होगा। इस जगह को जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रहना चाहता है, इसको हम नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है, ये वाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थोड़ा शॉर्ट एब्रीवेशन में लिख रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये डिफरेंट शेल्स हैं, जिसमें किस शेल की कितनी एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले से। जहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ रहना पसंद करेगा, वो उसकी ग्राउंड स्टेट होगी, और बाकी अकॉर्डिंगली उसकी एक्साइटेड स्टेट्स होंगी। आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि ये वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं बोलने में, तो मैं कुछ आसान वैल्यूज़ चूज़ कर लेता हूँ। मान लो मैं आपको ये कहता हूँ कि जो फर्स्ट शेल है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि नए सिरे से मैं इस बात को आपके सामने रख पाऊँ। ये मैंने एक बार फिर वही एटम दिखाया आपको जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और बाहर ये मैंने 4 सर्कुलर पास दिखा रखे हैं, इससे पूरा सर्कल मिलेगा ये। और मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि फर्स्ट शेल की एनर्जी 10 जूल है, सेकंड की 20, थर्ड की 28, फोर्थ की 34। ये अज्यूम्ड है, वैसे एग्जैक्ट वही है जो पहले बता रहा था, बस एक बात समझानी है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है और मैं उसको 10 जूल एनर्जी दे देता हूं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी बन जाएगी? 20 जूल। तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाता है। क्या हो अगर मैं 10 जूल की बजाय उसको 5 जूल दूं? क्या वो यहां से जंप करके यहां कहीं बीच में आ जाएगा? या मैं इसको 9 जूल दूं तो क्या ये बिल्कुल इसके आसपास आ जाएगा? तो जवाब होगा अकॉर्डिंग टू बोर ये यहीं पड़ा रहेगा, ये नहीं वहां जाने वाला। ये तो तब वहां जाएगा जब आप उसको 10 जूल दोगे। या इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये अपनी एनर्जी को जब चेंज करेगा तो ये ग्रेजुअली चेंज नहीं करेगा, ये क्वांटाइज्ड चेंज करेगा। मतलब 10 के बाद वो 11, 12, 13, 14 वैल्यूज एनर्जी की पोजेस नहीं करेगा। 10 के बाद अगर उसको कोई एनर्जी पोजेस करनी है तो 20 जूल ही पोजेस करनी है, कोई और नहीं। इसको एक एग्जांपल से समझिए। हम लोग किसी टैक्सी में ट्रैवल करने के लिए उस टैक्सी में बैठे, उस टैक्सी में 2 तरह के मीटर्स हैं। यहाँ पे मैं वो दोनों मीटर्स दिखा रहा हूँ, ये 2 तरह के मीटर्स हैं। पहला मीटर आपके डिस्टेंस को मेजर कर रहा है और दूसरा मीटर आपके फेयर को मेजर करेगा कि आपसे उसे कितना फेयर चार्ज करना है। अभी 0 आ रहा है सब। आप टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते ही वो 0 सेटल कर देता है। अब टैक्सी चलना शुरू हुई तो आप मीटर वाले रीडिंग पे नज़र डालें। 0.01, 0.02 करते करते 0.10 और फिर करते करते ये 1 किलोमीटर हो गया। उधर कुछ नहीं हुआ। अभी जैसे ये 1 किलोमीटर हुआ, यहां पे वैल्यू फ्लैश हो जाती है जी 10 रुपीज़।
वैल्यू फ्लैश होगी 10 रुपीज़, मतलब अब आपका फेयर 10 रुपीज़ हो चुका है। चलिए, गाड़ी फिर चल रही है, आपकी टैक्सी फिर चल रही है, 1.0102 1020 करते 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 ये 2 किलोमीटर हो गया। तो 2 किलोमीटर होते ही ये एकदम जंप करके क्या आ गया, 20। टैक्सी फिर चल रही है, 2 के बाद 2.01 2.02 2.03 2.10 2.20 करते 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 ये फिर आपके पास 3 किलोमीटर हो गया। और 3 किलोमीटर होते ही ये वाला मीटर फिर जंप कर गया, ये हो गया 30। अब आपका 30 रुपीज़ फेयर हो चुका है। यू सी हेयर, जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते हुए आ रहा है। लेकिन जो फेयर में चेंज आ रहा है वो जंप कर रहा है, क्वांटाइज्ड चेंज आ रहा है, वो ग्रेजुअल चेंज नहीं आ रहा। सेम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ है, उसकी एनर्जी को जब यहाँ से जाके यहाँ आना है तो वो 10 के बाद अपनी एनर्जी 11 12 13 14 15 पोजेस करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 10 के बाद अगर उसको अपनी एनर्जी पोजेस करनी है तो 20 ही पोजेस करनी है, 20 के बाद अगर उसको अपनी एनर्जी पोजेस करनी है तो 28 ही करनी है, और 28 के बाद अगर उसको अपनी एनर्जी पोजेस करनी है तो 35 ही करनी है, बीच की कोई वैल्यूज़ नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो चेंज आना है वो हमेशा एक क्वांटाइज्ड चेंज होगा, कभी भी ग्रेजुअल चेंज नहीं होगा। और ठीक ऐसे ही जो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा, MVR, ये एंगुलर मोमेंटम है। इसको कैलकुलेट करने का भी एक बोर्स फॉर्मूला है, NH/2π, जहां आप देख सकते हैं H आपका वही पुराना कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई भी एक कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है ही सही। n की वैल्यू, मतलब फर्स्ट शेल में बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेकंड शेल में बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, थर्ड शेल में बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। आप n की डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट पुट करके यहाँ पे MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आना है ये भी ऐसे ही क्वांटाइज्ड आना है, कोई ग्रेजुअल चेंज नहीं आना। यहाँ पे एक सपोज करो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, लेट मी से 2 और यहाँ 3, तो 2 के बाद 3 आएगा, 2.1 2.2 2.3 जैसा कुछ नहीं आएगा। मीन्स बोर क्या कहता है, एक बार फिर मेरी सारी बातों को कलेक्ट कीजिए। एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, जहाँ एटम का सारा भार है, उसके बाहर बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ्स हैं जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। इनफाइनाइट पाथ्स हैं, हर पाथ की अपनी एक एनर्जी है, उन पास में जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो नेगेटिव है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 है। जैसे जैसे पास आता है न्यूक्लियस के तो एनर्जी छोड़ता है, मतलब स्टेबल होता जाता है। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आता है, चाहे अंदर आते हुए चाहे बाहर जाते हुए, अगर आपको बाहर भेजना है तो एनर्जी देना है, अगर आपको अंदर लेके आना है तो एनर्जी निकलेगा। तो वो जो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आएगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, जो उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा वो भी हमेशा क्वांटाइज्ड चेंज होगा। ये सब बातें बोहर के पोस्टुलेट के अंदर आती हैं, जहां बोहर ने हमें ये बताया कि एटम किस तरह से एग्जिस्ट करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हुई ये जान के कि अब वो चक्कर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गिरेगा। फिक्स पाथ है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ट्रैवल करता करता इधर आएगा और अपनी एनर्जी को कम करके स्टेबल होता जाएगा। लेकिन दिमाग में फिर खुराफात चालू कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके क्यों रुक गया, क्या ब्रेक लग गई यहाँ पे, यहाँ से जब यहाँ आ गया तो स्टेबल होता आया तो उसको चला जाना चाहिए ना उसके अंदर, और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे आके क्यों रुक गया। ये बोर के मॉडल का एक पोस्टुलेट हमें फिर प्रॉब्लम देने लगा, और ऐसी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी जो 1 बाय 1 हम उसकी ड्रॉबैक्स के अंदर स्टडी करते हैं। बट हम उसकी कुछ अच्छी बातों की तरफ अगर जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि उसने फर्स्ट टाइम कोई ऐसा मॉडल दिया जिसमें उसने काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और स्टेबिलिटी को कुछ हद तक जस्टिफाई किया। उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से हम उसको फॉलो भी करते हैं और उसकी काफ़ी सारी बातों को यूज़ भी करते हैं। बट हम लोग आने वाले टाइम में सबसे पहले बोर्स के कुछ ड्रॉबैक सर्च करेंगे कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमें बोर से इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुआ और हमने उसको बदलने की ठानी। अच्छी बातों में एक अच्छी बात और बताता हूँ जो पेंडिंग थी पिछले टॉपिक में, मैं अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, कि वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, तो उस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को भी ये
अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, जो उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस सिग्निफिकेंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और उसके ड्रॉबैक्स के ऊपर भी। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहें। गुड बाय।